हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे होंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेट से संबंधित बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स को लगभग कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी सेट हमारा समाप्त हुआ नहीं है। सेट से संबंधित कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको अच्छी तरीके से कवर करना है और तब जाकर ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स सबसेट्स। सबसेट्स ऑफ अ सेट क्या होता है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय का क्या अर्थ होता है, इसको हम लोग को समझना है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसेट्स, अगर मैं बात करूं सबसेट्स उप समुच्चय, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स उप समुच्चय। देखिए सबसेट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि जैसे प्रवेश कोचिंग सेंटर है, ठीक है ना? प्रवेश कोचिंग सेंटर है तो, और प्रवेश कोचिंग सेंटर में 1 to 12th क्लास तक के स्टूडेंट आते हैं और जनरली मैं 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स को टीच करता हूं। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं बोलूं कि प्रवेश कोचिंग के सभी विद्यार्थियों का समूह, मतलब सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, प्रवेश कोचिंग के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, उसको मैं दर्शाता हूं सेट ए से। सेट ए में क्या है? प्रवेश कोचिंग सेंटर को मैं पीसीसी लिख रहा हूं। पीसीसी के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मैं मार्कर सही से पकड़ा नहीं हूं तो उम्मीद है वैसे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पीसीसी के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। और सेट बी अगर मैं ले लूं कि कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मैंने लिया कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स? ठीक है, मैंने बोला कि सेट ए जो है इसमें पीसीसी के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, मतलब पीसीसी में रहने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को लेकर एक सेट बनाया गया जिसको बोला गया सेट ए। और कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों का एक सेट बनाया जिसका नाम है सेट बी। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स कि क्या सेट बी के सभी एलिमेंट, क्या सेट बी के सभी तत्व सेट ए में नहीं है क्या? सेट बी के सभी तत्व सेट ए में नहीं है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल है कि नहीं? क्योंकि जो सेट ए है उसमें पूरे पीसीसी के सभी विद्यार्थियों को लिया जा रहा है और उन्हीं सभी विद्यार्थियों में कक्षा 11वीं के भी तो विद्यार्थी आएंगे ना। समझ में आ रहा है? तो जब किसी सेट के सभी अवयव किसी दूसरे सेट के अवयव में आते हैं तो आप बोलोगे उस सेट को सबसेट। अर्थात बी के सभी अवयव सेट ए के सभी, मतलब ध्यान से सुनिएगा, बी के जो अवयव हैं वो सेट बी में भी आ रहे हैं। तो जब किसी सेट के सभी अवयव किसी अन्य सेट के भी अवयव हो तो आप बोलेंगे कि यह सेट जो है इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे इसको बोला जाएगा कि बी सबसेट ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका ये, बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी ए का उपसमुच्चय है। समझ में आ रहे हैं? अगर इस तरह से बातें नहीं समझ में आ रही तो आइए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पी में जो है 1 2 3 4 5 6 7 कितने तत्व हैं? पी एक ऐसा सेट है जिसमें 1 to 7 एलिमेंट्स हैं और Q एक सेट है जिसमें जो तत्व है 2 4 6 है। अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि Q के जितने भी तत्व हैं वो सभी के सभी तत्व P में दिखाई दे रहे हैं। तो जब किसी सेट के सभी तत्व सेट किसी अन्य सेट में दिखाई दे, मैंने क्या बोला? जब इस सेट Q के सभी अवयव सेट P में दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलेंगे कि सेट Q सेट P का एक उप समुच्चय होगा, एक सबसेट होगा। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे? Q इज अ सबसेट ऑफ P। क्या लिखेंगे? Q इज अ सबसेट ऑफ P। बात समझ में आ रही है ना?
अगर ये बात समझ में आ गई तो यहां से अब हम लोग ये बता सकते हैं कि सबसेट्स का क्या अर्थ है। ठीक है ना, सबसेट्स का क्या अर्थ है। तो यहां से अब आप बोलोगे, ध्यान से देखिएगा, A इज ए सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है अगर B का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है, ये कब होगा, जब यदि A बिलोंग्स टू A है तो ये इंप्लाई करेगा कि A आल्सो बिलोंग्स टू B हो। ये बात पकड़ में आ रही है, ये बात पकड़ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि A जो है B का सबसेट तभी होगा जब ये A, मतलब A तत्व है कैपिटल A का, सेट A का, और एक तत्व है सेट B का भी। नहीं समझ में आ रही है तो आइए मैं दिखाता हूं, जैसे ध्यान से समझिए। अगर मैंने A लिया, A में मैंने ले लिया A B C, और एक मैंने सेट B लिया, इसमें मैंने ले लिया A B C D E F G H। अब बताइए क्या सेट A के सभी तत्व सेट B में नहीं है? सेट A के सभी तत्व सेट B में नहीं है? बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो नो डाउट आप बोलेंगे सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। समझ में आ रहा है, सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सबसेट का क्या अर्थ है। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट्स, थोड़ा समझने वाली बात है कि सर क्या, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या अगर A सबसेट ऑफ B है तो क्या B सबसेट ऑफ A हो सकता है? मैंने क्या बोला, अगर A सबसेट ऑफ B है तो क्या B सबसेट ऑफ A हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट्स, अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बताइए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो बताइए। मैं एक बार फिर से आपके लिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत जो है इसमें कहीं ना कहीं डाउट में होंगे। मैं क्या यहां पे बता रहा था कि देखो इसका अर्थ क्या है, ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय होगा यदि स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है और ये इंप्लाई करे, इसका अर्थ है कि ए भी जो है बी का भी एक तत्व हो, ए बी का भी एक तत्व हो। अर्थात जो तत्व कैपिटल ए के होंगे वही अगर कैपिटल बी के भी होंगे तो आप बोलोगे कि ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है ना, A belongs to A implies that A is an element of B also। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है, मतलब A कैपिटल A सेट A में भी है और इसका अर्थ है कि A सेट B में भी है। तो अगर ऐसा है तब आप बोलोगे कि A सबसेट ऑफ B है। बात पकड़ में आ रहे हैं। उप समुच्चय का अर्थ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछताछ करिएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर A सबसेट ऑफ B है तो क्या B सबसेट ऑफ A होगा? अगर A सबसेट ऑफ B है तो क्या B सबसेट ऑफ A होगा? तो आप बोलेंगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर A सबसेट ऑफ B है तो B सबसेट ऑफ A होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कैसे है? अगर मान लीजिए A है, A में 1 2 3 ये है, और अगर मैं मान लीजिए मैं सेट B ले रहा हूं, इसमें भी क्या है 1 2 3, तो आप क्या देख रहे हैं कि आप कहेंगे कि सर सेट A के सभी तत्व सेट B में दिखाई दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। फिर आप कहेंगे सर सेट B के भी तो सभी तत्व सेट A में दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहां लिखेंगे सर B इज अ सबसेट ऑफ A। अर्थात A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A, A सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A। ऐसा तभी होगा जब, ऐसा तभी हो सकता है जब A बराबर B हो, A बराबर B हो। समझ आ रहा है? अब आप कहेंगे सर साइन का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसको बोला जाता है इम्प्लाइज। इसको क्या बोला जाता है? इम्प्लाइज, मतलब तात्पर्य, अर्थ। इसको हिंदी में बोला जाएगा अर्थ। इम्प्लाइज दैट, या आगे जब मतलब इसको पढ़ते हैं इस तरीके से
A is an element of A implies that A is also an element of V। मतलब A जो है समुच्चय A में भी है, A समुच्चय A में है, तात्पर्य है कि A समुच्चय B में भी है। इसका हिंदी मीनिंग इस तरह से है, वही है इम्प्लाइज का मतलब। इम्प्लाइज मतलब होता है अर्थ, तात्पर्य। इसका क्या मतलब होता है? इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। मैं बता रहा हूं, इफ एंड ओनली इफ। और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है IFF, इफ। इस तरीके से आपने बहुत जगह देखा होगा IFF का इस्तेमाल करते हुए। इफ, तो इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A ऐसा तभी हो पाएगा जब A इक्वल टू B होगा। समझ में आ रही है? अर्थात A और B जब बराबर होंगे केवल उसी अवस्था में A सबसेट ऑफ B होगा और B सबसेट ऑफ A होगा। अर्थात यहां से क्या निष्कर्ष निकला स्टूडेंट? यहां से ये निष्कर्ष निकला कि A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो नो डाउट आप तुरंत लिख दीजिएगा A बराबर B। समझ में आ रहे हैं? तो ये दोनों बातें आपको समझनी है, ठीक है? ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से इसको समझ लेनी है। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट होगा तो आपको जो है रिप्लाई करना है। वैसे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए थोड़ी सी नोटेबल पॉइंट कुछ देखते हैं। अगर मैं बात बोलूं कि क्या फाई जो है, फाई क्या किसी का सबसेट होगा? तो फाई का मतलब क्या है? फाई एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और फाई अगर एक ऐसा तत्व है जिसमें फाई एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी तत्व नहीं है, तो यह माना जाता है कि फाई जो है सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। मतलब कोई भी अगर सेट ले लीजिए, उस सेट का फाई एक सबसेट होगा ही होगा। ये नोट पॉइंट में रखिएगा। फाई आपको पता है एक वॉइड सेट होता है, एक नल सेट होता है, एक जीरो सेट होता है ना? तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी तत्व नहीं होता है। और अगर इसमें कोई भी तत्व नहीं होता है, इस वजह से ये किसी भी सेट का एक सबसेट कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। आज समझ में आ रही? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट और, एवरी सेट, मैं क्या लिख रहा हूं? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अर्थात जितने भी सेट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी सेट होते हैं, जितने भी समुच्चय होते हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। अर्थात अगर मैं बात बोलूं, अगर A में 2, 4, 6, 8 है, अगर मैं बोलूं कि क्या A इज अ सबसेट ऑफ A नहीं है, मैं बोलूं A इज अ सबसेट ऑफ A नहीं है, मतलब A के प्रत्येक तत्व A में ही नहीं है। A के प्रत्येक तत्व A में है, तो अगर A के प्रत्येक तत्व A में है तो आप बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ A। अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इस पॉइंट को भी आपको रिमेंबर करना है। तो याद रखिएगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, मतलब जितने भी सेट होते हैं सभी का जो है फाई क्या होता है? एक सबसेट होता है। और प्रत्येक सेट जो होता है स्वयं का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब आइए थोड़ी सी और चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे तो बातें समझ में आ रही होंगी। अब आइए अगर मैं बात करूं थोड़ी सी अन्य चीजें, नंबर्स, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स आप जानते हैं, वहां से मैं चीजें कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं और इंग्लिश भाषी जो विद्यार्थी हैं, मेरा टारगेट है कि दोनों विद्यार्थियों को चीजें समझ में आए। तो कभी मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कभी इंग्लिश में लिख रहा हूं, उससे घबराइएगा नहीं। मैं अगर इंग्लिश में लिखूंगा तभी मैं हिंदी में पूरी तरह से बताऊंगा, और अगर पूरी तरह से हिंदी में लिखा फिर भी मैं इंग्लिश में पूरी तरह से बताऊंगा।
तो ये जो वीडियो प्रोवाइड करा जा रहा है आप लोगों को, ये दोनों विद्यार्थियों को है, चाहे हिंदी भाषी विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश भाषी विद्यार्थी हो, दोनों तरह के विद्यार्थियों को ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर ये तरीका अगर आपको पसंद ना आए ना तो थोड़ा सा जरूर कमेंट करिए, ताकि उस तरीके मतलब कमेंट अगर करते हैं कि सर अगर इस तरीके से होगा तो बेहतर होगा, तो हम उसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अपने तरफ से बाइलिंगुअल क्लासेस कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी किसी बच्चे को डाउट ना रह जाए, और अभी तक तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने टीच करे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन सबकी अलग अलग चॉइस है, आपका क्या चॉइस है थोड़ा सा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए, पहले कोशिश करिए, थोड़े से एफर्ट करिए, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, और कोई भी पर्सन आपको चीजें पिला नहीं सकता है जिससे आप बहुत चीजें सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप थोड़े बहुत एफर्ट नहीं करेंगे, थोड़े बहुत प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप में एक बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है। अगर उस समुच्चय मैंने पढ़ाया या पीछे की जो भी वीडियोस पढ़ाए, अगर उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका ये मतलब समझ लीजिए ना कि ये ड्यूटी है, कि आप ड्यूटी नहीं उसको जिम्मेदारी बोलेंगे, कि आप से अपने क्वेश्चंस करिए, कहीं भी अगर डाउट हो तो क्वेश्चन करिए। और अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा समझाने पर अगर आपको चीजें समझ में ना आए तो आप बहुत सारे चैनल जो है यूट्यूब पे मिलेंगे, आप वहां से भी चीजें कवर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि आपको जो है आपको मैं कोई मतलब सप्रेस करके जो है यहाँ पे रखूँ कि नहीं आप यहीं पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर चीजें यहाँ से समझ में आ रही है तो यहाँ से कवर करिए, अगर अन्य जगहों से समझ में आ रही है तो अन्य जगहों से कवर करिए, लेकिन हाँ पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हम सभी का एक ही उद्देश्य है, पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, और अपने आप को भी अपना भी विकास करना है और अपने देश का भी विकास करना है, यही हम सभी का टारगेट है। तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना है और अच्छे तरीके से पढ़िए। कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स तो जरूर पूछताछ करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं, ठीक है ना, लेकिन पूछना है। चलिए अब देखिए नेचुरल नंबर को अगर मैं बात करूं, नेचुरल नंबर को एन कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और ये देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटीजर को आई या कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है, और इसको अगर मैं बात करूं तो इसको आप दिखा सकते हो कैसे, इसको आप दिखाते हो 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। फिर रेशनल नंबर को आप दर्शा नहीं सकते इस तरह से रोस्टर फॉर्म में, रेशनल नंबर हो गया। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर को टी से दर्शाया जाता है, वहीं पे अगर मैं बात करूं रियल नंबर को आर से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। यहां तक मैं बातें अगर आप क्या करूं तो अब थोड़े ध्यान से देखिएगा। क्या अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि क्या नेचुरल नंबर सबसेट है आई का कि नहीं, नेचुरल नंबर जो है आई का सबसेट होगा कि नहीं, क्या सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं सॉरी क्या सभी की सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं क्या? बिल्कुल। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या वो पूर्णांक संख्याओं में नहीं आती हैं? आती ही आती हैं। यानी n के जितने भी अवयव हैं वो सभी के सभी अवयव इस z में दिखाई देंगे, इस i में दिखाई देंगे ही देंगे। और अगर n के सभी अवयव इस z में अर्थात i में अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप नो डाउट बोलेंगे कि सर n जो होगा i का सबसेट होगा। बोलेंगे कि नहीं? n जो होगा i का सबसेट होगा। समझ में आ रही है पहली चीज। अगर वही मैं बात करूं कि अगर n इज अ सबसेट ऑफ i तो क्या n जो होगा सबसेट ऑफ q नहीं होगा? n जो है सबसेट ऑफ q नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहे हैं ना? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप बोलेंगे n इज अ सबसेट ऑफ q ऑल्सो। ठीक है। और वहीं से अगर आप देखेंगे तो n इज अ सबसेट ऑफ r ऑल्सो। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी जो है पूर्ण संख्याएं होंगी, है कि नहीं? सभी की सभी पूर्ण संख्या में बोल रहा हूं यार, वास्तविक संख्याएं होंगी। समझ में आ रहे हैं? सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी ही होंगी।
क्लियर है? उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अर्थात n इज अ सबसेट ऑफ i, n इज अ सबसेट ऑफ q, n इज अ सबसेट ऑफ r। अब देखिए, अगर मैं बात करूं क्या i इज अ सबसेट ऑफ q, i इज अ सबसेट ऑफ q, i जो होगा q का सबसेट होगा कि नहीं? आप कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, क्या सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होंगी? पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय होता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती ही होती हैं। तो इस वजह से आप बोलेंगे कि सर i इज अ सबसेट ऑफ q, i इज अ सबसेट ऑफ q। अब अगर मैं बात करूं i इज अ सबसेट ऑफ r आल्सो, बिल्कुल होगा। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, तो i इज अ सबसेट ऑफ q आल्सो। वही अगर मैं बात कर लूं यहां पे, क्या q इज अ सबसेट ऑफ r, क्या q इज अ सबसेट ऑफ r? तो आप बोलेंगे यस सर, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये मानकर चल रहा हूं ना कि आपको नंबर्स के जो टाइप्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर आपके ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको पता होंगी और इसी आधार को जो है मैं मानते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको डाउट होगा तो 9वीं क्लास में वीडियो अपलोड मैंने कर रखा है, आप वहां से चीजों को देखकर अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो Q इज अ सबसेट ऑफ R आल्सो। अब ध्यान से देखिए, यहां से एक निष्कर्ष क्या निकलता है, N इज अ सबसेट ऑफ I एंड I इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज अ सबसेट ऑफ R। ये आपको याद रखना है। हाँ, यह भी याद रखिएगा, T इज आल्सो सबसेट ऑफ R, T is also subset of R and T is what? Set of irrational numbers. Set of irrational numbers. अर्थात अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय तो कहलाएगा ही कहलाएगा। समझ में आ रहे हैं ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको याद रखिएगा, n is a subset of I is a subset of Q and Q is a subset of R। और आप थोड़े से बड़े क्या इसी 11वीं क्लास में ही देखेंगे, R is a subset of C for complex number, ठीक है ना, C for complex number, सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहां से एक ही निष्कर्ष निकला है, n is a subset of I is a subset of Q is a subset of R and R is a subset of capital C, ठीक है ना। इसको माइंड में रखना है। बात समझ में आई ना? तो उम्मीद है यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। टाइम पे चलिए, ठीक, 11 चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले या अभी मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, अभी बहुत आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना। मैं आपको कुछ चीजें अभी जस्ट मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज ध्यान से देखिए, आपका एक डाउट हो सकता है कि सर अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, ध्यान से देखिए इसको क्या बोलेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। A जो है B का एक उप समुच्चय है, तो सर B A का क्या होगा? अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो B क्या होगा? A का। जैसे ध्यान से समझिए, एक मेल है और एक फीमेल है। मैं बोलूं कि मेल जो है इस फीमेल का भाई है, तो ये फीमेल इस मेल का क्या होगी? बहन होगी ना। मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन है ना। उसी तरीके से अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है B का उप समुच्चय है, तो B A का क्या होगा? तो याद रखिएगा, बोलेंगे B इज अ सुपर सेट ऑफ A। सुपर सेट को बोला जाता है अधिसमुच्चय, ठीक है ना। आप क्या बोलेंगे, B इज अ सुपर सेट ऑफ A। कभी कभार इसको इस तरीके से भी लिखता है, इसी बात को जो है देखिए, कभी कभार इसको ये बात भी लिखता है, A इज अ प्रॉपर, क्या टर्म इस्तेमाल करता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब देखिए, ये जानते हो कब इस्तेमाल करता है,
ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जब ए नॉट इक्वल टू बी हो, मतलब जब ए बराबर बी नहीं हो तो वैसे कंडीशन में इसको क्या बोला जाएगा, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऐसे बोला जाता है, एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए बोला जाता है। समझ में आ गया ना। और अगर बराबर वाला कंडीशन आ गया तो वैसे कंडीशन में आप बोलोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे बोलना जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सर सबसेट अर्थात प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है, ये बातें समझ में आ गई होगी। अर्थात अगर P क्या बोल दिया, P इज अ सबसेट ऑफ Q, अगर P इज अ सबसेट ऑफ Q तो Q इज व्हाट, Q इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, P इज अ सबसेट ऑफ Q तो बोला जाएगा Q इज अ सुपर सेट of Q is a superset of what? Q is a superset of P। इसको लिखने का तरीका क्या है, तो आप देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए P is a subset of Q है तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, और अगर मैं बोल रहा हूं कि Q is a superset of P तो इसको इस तरह से लिखना है, जो सुपर रहेगा उसके तरफ ये मुंह रहेगा और फिर ये इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहां पे देखिए A is a subset of B, तो अगर मेरे को दिखाना है कि B इज अ सुपर सेट ऑफ ए तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, B की तरफ मूव करिए इस तरीके से, जो सुपर सेट रहेगा, सुपर बड़ा, ठीक है ना, जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खुलेगा। समझ में आ रहे हैं। तो सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट को आप हिंदी में बोल सकते हो उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। अच्छा एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट्स, हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं ना, हिंदी वाले बच्चों को मैं बता दूं कि आगामी अगर आपको जाकर मैथमेटिक्स पढ़ना है, हायर मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़नी है तो इंग्लिश से आपको भागना नहीं है। इंग्लिश से अगर आप भागेंगे तो मैं जनरली आपको बता दूं कि आपको आगे जाकर जो है ना हायर मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हायर मैथमेटिक्स में आपको ठीक ठाक प्रॉब्लम आएगी, तो इसी वजह से आप कोशिश करिए, एक बार मैं हिंदी बता दे रहा हूं तो हिंदी वहां से पकड़ लीजिए, ठीक है। और अधिकतर टर्म मतलब अधिकतर टाइम जो है आप कोशिश करिए इंग्लिश वाले टर्म का ही इस्तेमाल करने का, क्योंकि अभी से अगर आप इंग्लिश को नहीं फोकस करेंगे तो आगे जाकर हायर मैथमेटिक्स में आप ही लोगों को दिक्कत आने वाली है, और भविष्य में जो दिक्कत आने वाली है वो अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको कहीं जो है दिक्कत न रह जाए। समझ में आ रहे हैं ना। तो इसको जो है थोड़ा सा आप समझिएगा, और बस थोड़ी सी कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं कल बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम अगर लेंगे तो फिर ज्यादा टाइम जाएगा, वीडियो फालतू बड़ा होगा, आपको भी देखने में थोड़ा सा बोरियस फील होगा। बोरियस फील होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की लेंदी थोड़ा सा हो जाता है ना, लेंदी थोड़ा सा हो जाता है, और बोला जाता है ना कि क्या बोला जाता है, जैसे साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो होता है 30 to 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स के अंडर में इतने समय तक से अपने दिमाग को एक तरीके से कंसंट्रेट कर सकता है। 35 मिनट से 45 मिनट के लगभग बीच में जो है वो अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकता है। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं सर हम लोग एक्स्ट्रा भी जाना चाहते हैं, एक डेढ़ घंटे का क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वह भी हम करेंगे, बट आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए। कमेंट अगर नहीं करेंगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चलता है, और जब पता नहीं चलेगा तो हम आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और वहाँ पे अभी सबसेट से रिलेटेड ही कुछ बातें और होंगी, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से होंगी, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना चाहिए। ओके, बाय बाय।